हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान का हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सिलेबस यहाँ पे जो है कवर कर रहे थे सिलेबस को। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चिकित्सा स्थान का ही, जैसा मैंने पहले बोला था, कि इसको अपने को सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन जो है इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 ये जो सेक्शन है उसमें अपन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका वात अपीतिक रसायन क्या होता है। वात अपीतिक रसायन हमने लास्ट क्लास में, आपको पता होगा, कूटी प्रवेशिक रसायन के विषय में बात कर लिया था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वात अपीतिक रसायन। ठीक है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, जिसका पासवर्ड आपको वीडियो के दौरान पता चल जाएगा। ठीक है, तो वात अपीतिक रसायन, वात अपीतिक रसायन किसको बोलते हैं? तो जिस रसायन के प्रयोग में कोई विशेष स्थान न हो, अपितु वह खुला स्थान हो जहाँ धूप वायु का प्रवेश हो, ऐसे स्थान पर रहकर रसायन का सेवन किया जाता है, उसे वात अपीतिक रसायन कहते हैं। तो जिस रसायन के प्रयोग में कोई विशेष स्थान न हो, अपितु वह खुला स्थान हो जहाँ धूप और वायु का प्रवेश हो, ऐसे स्थान पर रहकर रसायन का सेवन किया जाता है, उसे वात अपीतिक रसायन कहते हैं। यही बहिरंग यानी कि आउटडोर मैनेजमेंट रसायन विधि है। इसमें रसायन सेवन से पहले शोधन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के रसायन सेवन में शोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो वात अपीतिक रसायन सेवन के लिए शोधन की आवश्यकता नहीं होती। वात अपीतिक रसायन सेवन के योग्य व्यक्ति कौन से हैं? तो वात अपीतिक सेवन के योग्य कौन होंगे? तो जो कूटी प्रवेशिक रसायन विधि के विपरीत जो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो निर्धन है, गरीब है, ठीक है, सर्वसाधन संपन्न नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को वात अपीतिक विधि के द्वारा रसायन का सेवन कराना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। अब दोनों प्रकार की विधि हैं, कूटी प्रवेशिक और वात अपीतिक, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन से हैं उसके विषय में बताया गया है। उपयुक्त दोनों विधियों में से श्रेष्ठ पहली विधि कूटी प्रवेशिक को बताया गया है। तो दोनों विधियों में से पहली जो विधि है कूटी प्रवेशिक, उसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इस विधि के द्वारा रसायन का सेवन करने से तुरंत लाभ प्रदान होता है। परंतु यह विधि कठिन भी है, क्योंकि हर व्यक्ति इसके लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए इस विधि को योग्य संपन्न वैद्य गुरु राजा के लिए बताया गया है। वात अपीतिक विधि को जो निर्धन गरीब है उन व्यक्तियों के लिए बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य भेद से रसायन जो होता है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। उद्देश्य भेद से रसायन के 3 प्रकार बताए गए हैं, अजाश्रिक रसायन, काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन। तो उद्देश्य भेद से जो रसायन हो उसके 3 भेद हैं, अजाश्रिक रसायन, काम्य रसायन और नैमित्तिक रसायन। अजाश्रिक रसायन किसको बोलते हैं? तो अजाश्रिक रसायन के विषय में बताया गया है, ऐसा रसायन जिसका नित्य सेवन किया जाता है उन्हें अजाश्रिक रसायन कहते हैं। तो ऐसा रसायन जिसका नित्य सेवन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अजाश्रिक रसायन कहते हैं। जैसे कि सभी रसों से युक्त भोजन, दुग्ध, मधु, सर्पी आदि। तो सभी रसों से युक्त भोजन, दुग्ध, मधु, सर्पी आदि, ये सभी क्या आपके अजाश्रिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका काम्य रसायन। तो काम्य रसायन किसको बोलते हैं? तो ऐसा रसायन जिसके सेवन से स्वस्थ व्यक्ति में आयु, मेधा, कांति की वृद्धि हो, उन्हें काम्य रसायन कहते हैं। तो ऐसा रसायन जिसके सेवन से स्वस्थ व्यक्ति में आयु, मेधा, कांति की वृद्धि होती है, उसे काम्य रसायन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कौन से हैं? तो प्राणकामी रसायन जो आयु की वृद्धि करते हैं, मोक्ष मेधकामी रसायन जो मेधा की वृद्धि करते हैं, और श्रीकाम्य रसायन जो कांति की वृद्धि करते हैं। तो प्राणकामी रसायन जो आयु की वृद्धि करते हैं, मेधकाम्य रसायन जो मेधा की वृद्धि करते हैं, श्रीकाम्य रसायन जो कांति की वृद्धि करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नैमित्तिक रसायन किसे कहते हैं? तो ऐसा रसायन जिसके सेवन से भयंकर व्याधि जैसे कि कुष्ठ, राज्यक्षमा, मधुमेह आदि का नाश हो जाता है, उन्हें नैमित्तिक रसायन कहते हैं। जैसे कि कुष्ठ रोग में खदीर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे रसायन जिसके सेवन से भयंकर व्याधि जैसे कुष्ठ, राज्यक्षमा, मधुमेह आदि का नाश हो जाता है, इन्हें क्या है? नैमित्तिक रसायन कहते हैं। जैसे कुष्ठ रोग में खदीर। फिर रसायन अध्याय के 4 पाद बताए गए हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। तो आपका करके याद कर सकते हो वो 4 पाद को, कौन से वो 4 पाद हैं? तो ए से आपका अभय अम्लीकीय रसायन, पी से आपका प्राणकामीय रसायन, क से आपका कर प्राचितीय रसायन, और
आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन। ठीक है, तो अभय अम्लीकीय, प्राणकामीय, कर प्राचितीय, आयुर्वेद समुत्थानीय। अभय अम्लीकीय जो है उसके 6 योग बताए गए हैं। ठीक है, मतलब टोटल जो है प्रथम पाद के अंतर्गत, सॉरी, रसायन के अंतर्गत टोटल योगों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। 63 में सबसे पहला आपका आ जाते हैं कौन सा? अभय अम्लीकी। अभय अम्लीकी के अंतर्गत आपके कितने बताए गए हैं? तो 4 योग बताए गए हैं। पी से प्राणकामीय के अंतर्गत 37 योग बताए गए हैं। क से कर प्राचिती के अंतर्गत 16 योग बताए गए हैं और आयुर्वेद समुत्थानीय के अंतर्गत 4 योगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अभय अम्लीकीय रसायन जो है उसके 6 योग बताए गए हैं। ठीक है, तो अभय अम्लीकीय रसायन के 6 योग बताए गए हैं। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो, बाबा हरित ने आंवला का च्यवनप्राश खाया। ठीक है, तो बाबा हरित ने आंवले का च्यवनप्राश खाया, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, ब से क्या रहेगा? ब्रह्म रसायन प्रथम। सेकंड ब से आपका याद रहेगा ब्रह्म रसायन द्वितीय। हरित से आपको याद रहेगा हरितक्यादि रसायन प्रथम और हरितक्यादि रसायन द्वितीय। आंवला से आपको आंवलक रसायन और च्यवनप्राश से आपका च्यवनप्राश रसायन। ठीक है, तो बाबा हारित ने आंवले का च्यवनप्राश खाया। ये क्या है? अभय अम्लीकीय रसायन के 6 युगों को याद रखने का ट्रिक है। तो ब्रह्म रसायन प्रथम, ब्रह्म रसायन द्वितीय, हरितक्यादि रसायन प्रथम, हरितक्यादि रसायन द्वितीय, आंवला से आंवलक रसायन और च्यवनप्राश से च्यवनप्राश रसायन। ठीक है, फिर प्राणकामी रसायन। तो प्राणकामी रसायन के टोटल 37 योग बताए गए हैं। तो प्राणकामी रसायन के 37 योग हैं, जिसके अंतर्गत कौन से हैं? आम्लक अम्ल, आम्लक चूर्ण, नागबला रसायन, बला रसायन और भल्लातक रसायन। ठीक है, तो उस भल्लातक रसायन के जो आपके 16 योग हैं वो कौन से हैं? घृत, दूध, गुड़, मधु, तैल, तर्पण, यूष, शक्तु, ठीक है, पलल और लवण, ये सभी के साथ में इसके योग बनते हैं। तो ये जो है आपके टोटल 37 जो है योग, मतलब सभी के टोटल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आंवलक अवलेह, आंवलक चूर्ण, नागबला रसायन, बला रसायन, भल्लातक रसायन, सभी के जो है आपके इनके साथ में योग बनते हैं घृत, दुग्ध, गू, मधु, तैल, तर्पण, यूष, शक्तु, पलल, लवण के साथ में। तो टोटल 37 योग हैं प्राणकामी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है आपका कर प्राचितीय रसायन। तो कर प्राचितीय रसायन के 16 योग बताए गए हैं। कौन से 16 योग हैं? तो पहला है आपका अम्लक रसायन। ठीक है, तो अम्ल का रसायन हो गया, केवल अम्लक रसायन हो गया, लोहादी रसायन हो गया, इंद्र रसायन हो गया। इसके अलावा 4 प्रकार के मेध्य रसायन। कौन से 4 प्रकार के मेध्य रसायन है? ये पूछा जाता है चरक के अनुसार। MCQ में यहाँ पर से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि चरक के अनुसार 4 प्रकार के मेध्य रसायनों के नाम बताइए करके। तो आचार्य चरक के अनुसार 4 प्रकार के मेध्य रसायन कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से हैं? मंडूकपर्णी, मुलेठी, गुड़ूची, शंखपुष्पी। ठीक है, ये 4 प्रकार के मेध्य रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखना, मंडूकपर्णी, मुलेठी, गुड़ूची, शंखपुष्पी। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपके आते हैं मेध्य रसायन के अंतर्गत। ओके, इसके अलावा पिपली रसायन प्रथम एवं द्वितीय, पिपली वर्धमान रसायन, त्रिफला रसायन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो पिपली वर्धमान रसायन त्रिफला रसायन कौन सा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शीला जतु रसायन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी इसके अंतर्गत आपके सम्मिलित किए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन। तो आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन के टोटल 4 योग हैं। कौन से हैं? इंद्रोक्त रसायन प्रथम, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय। तो इंद्रोक्त रसायन प्रथम और इंद्रोक्त रसायन द्वितीय। इसके अलावा और कौन से हैं? द्रोणी प्रवेशिक रसायन और अचार रसायन। तो द्रोणी प्रवेशिक रसायन और आपका कौन सा है? अचार रसायन। तो इस प्रकार से इसके टोटल आपके 4 योग बताए गए हैं आयुर्वेद समुत्थानीय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आपका है जो प्रथम पाद है अभय अम्लीकीय रसायन, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभय अम्लीकीय रसायन, अभय अम्लीकी को जब अपन तोड़ते हैं, ठीक है, तो एक है आपका अभय और दूसरा है आम्लीकीय। ठीक है, तो अभय और आम्लीकीय
ये 2 भाग में ये टूटते हैं। तो अभय आम्लकी को जब हम तोड़ते हैं तो ये 2 भाग में टूटते हैं, अभय और आम्लकीय। अभय का मतलब क्या होता है? तो अभय का मतलब अभया, ठीक है, अभया और आम्लकीय, ठीक है। तो अभया का मतलब होता है हरितकी और आम्लकी मतलब आंवला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभय आम्लकी के अंतर्गत अभ्य और आम्लकी यानी कि हरितकी और आंवला के विषय में यहाँ पे अपने को पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे कंटिन्यूशन करते हुए। सबसे पहला आपका आता है हरितकी, ठीक है। तो हरितकी के विषय में क्या बताया गया है? तो हरितकी के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया, हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता दस्त हरितकी, ठीक है। ये भाव प्रकाश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोला गया है इसमें? हरितकी की महत्ता को बताया गया है, ठीक है। यह हरितकी की महत्ता को बताने वाला श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया गया है हरितकी की महत्ता को बताते हुए इस श्लोक में? तो हरितकी की महत्ता को बताते हुए इस श्लोक में बताया गया है कि हरितकी जो है वो माता के समान हितकारी होती है और माता में खोट हो सकती है परंतु हरितकी में नहीं हो सकती। इस प्रकार से इसके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है कि हरितकी को क्या है, माता के समान हितकारी बताया गया है, ठीक है। एक बार क्या है, माता में खोट हो सकता है पर हरितकी में नहीं, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर हरितकी के गुण के विषय में बात करते हैं। तो हरितकी के जो गुण है उसके विषय में बताया गया, हरितकी पंचरसा मुष्णम मुष्णम अभय लवणम शिवम, अर्थात हरितकी में लवण रस को छोड़ करके शेष मधुर अम्ल कटु तिक्त कसाय ये पांचों रस विद्यमान होते हैं। तो हरितकी में लवण रस को छोड़ करके शेष जो है मधुर अम्ल कटु तिक्त कसाय ये पांचों रस विद्यमान होते हैं, ठीक है। रस में आपके पंचरस लवण को छोड़ करके वीर्य जो है उष्ण और गुण जो है वो लघु होते हैं। हरितकी का निरंतर सेवन करने से आयु की वृद्धि होती है। तो हरितकी का निरंतर सेवन करने से क्या है, आयु की वृद्धि होती है। हरितकी के सेवन से बुद्धि तथा इंद्रिय के बल की वृद्धि होती है। तो हरितकी के सेवन से बुद्धि तथा इंद्रिय के बल की वृद्धि होती है। हरितकी सभी रोगों को शांत करने वाली होती है। तो हरितकी क्या है, सभी रोगों को शांत करने वाली होती है। हरितकी दोषों का अनुलोमन करती है और हरितकी जो है वो दीपन पाचन का कार्य करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हरितकी की जाति के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य भाव प्रकाश ने हरितकी की 7 जातियां बताई हैं। कौन से वो 7 जातियां हैं? तो विजया, अभया, जीवंती, अमृता, रोहिणी, पूतना, चेतकी, ठीक है। विजया जो होता है वो सर्व रोगहर होते हैं, ठीक है। विंध्य पर्वत से पाया जाता है यहाँ, ठीक है। और अभया जो है वो नेत्र रोगहर होते हैं, ठीक है, चंपारण से मिलते हैं। जीवंती जो है वो सर्व रोगहर होते हैं, यह सौराष्ट्र से प्राप्त होते हैं। अमृता जो है वो आपका शोधनार्थ प्रयोग करते हैं, यह चंपारण से मेनली प्राप्त होते हैं। रोहिणी जो होता है वो व्रण रोहण का कार्य करते हैं, प्रत्येक स्थान पर यह जो है मिलते हैं। पूतना जो है वो प्रलेपार्थ अपन प्रयोग करते हैं, सिंधु मेनली पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ से ये प्राप्त होते हैं। चेतकी जो है वो चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये हिमालय से प्राप्त होते हैं। ऋतुओं के अनुसार हरितकी का सेवन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋतु हरितकी, तो अलग अलग ऋतु, भाव प्रकाश ने ऋतु हरितकी का वर्णन किया है। ऋतु हरितकी मतलब अलग अलग ऋतुओं के अनुसार हरितकी का अलग अलग अनुपान होता है, ठीक है, उसके साथ में इसका सेवन किया जाता है। तो वो क्या है, आपका ऋतु हरितकी कहलाता है। तो शिशिर ऋतु में हरितकी को किसके साथ में कौन सा अनुपान प्रयोग करना है? तो पिपली का प्रयोग करना है, ठीक है। तो शिशिर ऋतु में पिपली के साथ में, वसंत ऋतु में मधु के साथ में, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ में, वर्षा ऋतु में लवण के साथ में, शरद ऋतु में शर्करा के साथ में और हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ में इसका जो है अनुपान के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सी व ग्री, शिशिर वसंत ग्रीष्म, व शहर यानी कि वर्षा शरद हेमंत, पिपली मधुर गुड़, लवण शर्करा शुंठी, ऐसा करके आपको रटना पड़ेगा, इसको तभी याद होगा। ये शिशिर में पिपली, वसंत में मधु, ग्रीष्म में गुड़, वर्षा में लवण, शरद में शर्करा और हेमंत में शुंठी के साथ में इसका सेवन किया जाता है। फिर दोष अनुसार हरितकी का सेवन, ठीक है। तो वातज रोग में घृत के साथ में सेवन करते हैं, तो ये याद रखना, वातज रोग में जो है हरितकी को घृत के साथ में सेवन करते हैं। पित्तज रोग में शर्करा के साथ में,
कफज रोग में लवण के साथ में और सन्निपातज रोग में जो है गुड़ के साथ में इसका सेवन किया जाता है। फिर विभिन्न विधियों द्वारा हरितिके का सेवन से लाभ क्या है, तो जैसे कि चर्वदीत यानी कि हरितिके को जब चबा के खाते हैं, ठीक है, तो अग्नि का वर्धन करते हैं। तो हरितिके को जब चर्विता यानी कि हरितिके को चबा कर खाने से अग्निवर्धक होते हैं। पेशित यानी कि जब हरितिके को पीस करके खाया जाता है तो मल शोधक होते हैं। हरितिके को जब भ्रिष्ट कर यानी कि भून करके खाया जाता है तो ये संग्रहणीय गुण से युक्त होते हैं। और स्विन यानी हरितिके को पानी में गर्म करके ठंडा करना फिर खाना, ये क्या है, त्रिदोष शामक होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हरितिकी सेवन के योग्य व्यक्ति कौन से हैं, तो हरितिकी सेवन के योग्य व्यक्ति में अजीर्णो, रुक्षभुज, स्त्री मध्य विषकर्षित यानी कि जो अजीर्ण का रोगी है, रुक्ष आहार का सेवन करते हैं, स्त्री सेवन करते हैं, जो मध्य व विष का सेवन से क्रीस हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों में हरितिकी का सेवन नहीं करना है। मतलब ये हरितिकी के अयोग्य व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनमें हरितिकी का सेवन नहीं कराना है। तो अजीर्ण के रोगी को अपने को नहीं सेवन कराना है। रुक्ष आहार का सेवन करने वाला, स्त्री का सेवन करने वाला, मध्य या विष के सेवन से जिसका शरीर कर्षित हो गया है, उनमें जो है हरितिकी का सेवन नहीं कराते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका आंवला, अम्लकी, ठीक है। तो हरितकी में जो गुण और कर्म होते हैं वे सभी आंवले में भी होते हैं, बस अंतर क्या होता है, वीर्य विपरीत होता है। अर्थात आंवले का वीर्य शीत होता है जबकि हरितकी का उष्ण होता है, ठीक है। आंवला का जो रस गुण है वो बात करें तो रस जो है वो पंचरस होता है, लवण रस को छोड़ करके, वीर्य शीत होता है और गुण जो है वो लघु होता है। फिर अपन आते हैं प्रथम ब्रह्म रसायन के विषय में। तो प्रथम ब्रह्म रसायन के विषय में क्या बताया गया है, तो प्रथम ब्रह्म रसायन के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि पांचों पंचमूल यानी कि 25 द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य को दो दो पल मात्रा में लेंगे, ठीक है। तो प्रथम ब्रह्म रसायन का शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं करके। तो इसका कंटेंट याद रखना है, पांचों प्रकार के पंचमूल यानी कि 25 द्रव्य, प्रत्येक को दो दो पल लेंगे। तो जैसे कि लघु पंचमूल में क्या आता है आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या है, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, वृहति, कंडकारी, गोक्षूर, ये सभी क्या है आपके लघु पंचमूल के द्रव्य हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वृहत पंचमूल, ठीक है, जिसके अंतर्गत बिल्व, अग्निमन, शौनक, कास्मर्य, पाटला आता है। फिर आते हैं मध्यम पंचमूल जिसके अंतर्गत बला, पुनः, नवमुग्ध पर्णी, मासपर्णी, एरंड आते हैं। फिर आते हैं जीवनी पंचमूल जिसके अंतर्गत जीवक, ऋषभक, अभिरु, विरह, जीवंती आते हैं। फिर आता है तृण पंचमूल जिसके अंतर्गत कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु आते हैं। तो ये पांचों पंचमूल हो गए, इनको दो दो पल की मात्रा में लेना है। हरितकी 1000 हरितकी लेना है, प्रत्येक हरितकी का वजन 1 तोला होना चाहिए। आंवला 3000 नया आंवला लेना है, प्रत्येक आंवला का जो वजन है वो 1 तोला होना चाहिए। प्रक्षेप द्रव्य के रूप में अपने को क्या है, मंडूक पर्णी, मुलैठी, ठीक है, छोटी इलायची और दालचीनी, इनको प्रत्येक द्रव्य को 4 पल की मात्रा में लेना है, ठीक है, प्रक्षेप द्रव्य के रूप में। अब निर्माण विधि में बताया गया है कि जो सभी पंचमूल हैं उनमें हरितकी और आंवले आंवले को लेकर के उसमें 10 गुना पानी डाल करके क्वाथ बना लें। फिर क्वाथ को छान कर उसमें हरितकी और आंवले को बाहर निकाल लें। फिर उनकी गुठली निकाल करके क्या करेंगे, अपन गुठली को निकाल करके सील पर बारीक अच्छे से पीस करके कपड़े से उसे छान लेंगे। जिससे, अब छान क्यों रहे हैं, ताकि उसका जो रेशा है वो अलग हो जाए, ठीक है। अब रेशा अलग हो जाएगा, फिर उसका क्या है, क्वाथ में ही डाल देंगे। तत्पश्चात प्रक्षेप द्रव्य, जो प्रक्षेप द्रव्य था, ये आपके प्रक्षेप द्रव्य थे, मंडूक पर्णी, मुलैठी, छोटी इलायची, दालचीनी, ये जो प्रक्षेप द्रव्य हैं इनके चूर्ण करके उसमें 1100 पल मिश्री, 3 अड़क घृत और 2 अड़क तेल को मिला करके क्वाथ में डाल देंगे। फिर उस क्वाथ को ताम्र के पात्र में डाल करके मंदाग्नि पर पाक करेंगे। जब अवलेह की तरह हलवे के समान हो जाएगा तब उसे उतार करके ठंडा करेंगे। फिर उसमें मधु मिला करके सुरक्षित पात्र में रख लेंगे तथा कुटी प्रवेशिक विधि द्वारा प्रातःकाल सेवन करेंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। प्रयोग मात्रा, सामान्य जो प्रयोग मात्रा है वो 12 से लेकर के 20 ग्राम बताया गया है। ब्रह्म रसायन में उतनी ही मात्रा में खाएं जिससे भोजन में कोई बाधा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके लाभ क्या क्या हैं, तो प्रथम ब्रह्म रसायन सेवन से निम्न लाभ होते हैं, कौन से हैं, तो आपका आयु वर्धक होता है, बल वर्धक होते हैं, तो आयु को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, स्मृति वर्धक होता है, मेधा वर्धक होता है, वर्ण वर्धक होता है, श्वास तथा काश इसमें लाभकर होता है, आदि रोगों को नष्ट करेगा। तो ये जो है प्रथम ब्रह्म रसायन बनाने की विधि के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो आयु, बल, स्मृति, मेधा और वर्ण का वर्धन करेगा, श्वास काश आदि रोगों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्वितीय ब्रह्म रसायन। तो द्वितीय ब्रह्म रसायन का जो घटक द्रव्य है उसके अंतर्गत आंवला आता है, जो 1000 अपने को आंवला का प्रयोग करने हैं, ठीक है।
प्रक्षेप द्रव्य के रूप में अपने को क्या प्रयोग करना है, तो प्रक्षेप द्रव्य में अपन जो है मंडूकपर्णी, मुलेठी, सालपर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी ये सभी अपन लेंगे। अब इसका द्वितीय ब्रह्म रसायन निर्माण की विधि के विषय में बात करें तो 1000 श्रेष्ठ आंवले को लेकर के उसे क्या करेंगे, पिष्टी बना लेंगे। सॉरी, पिष्टी नहीं बनाएंगे। 1000 श्रेष्ठ आंवले को लेकर के उसका पिंड स्वेद विधि से दूध की वाष्प में अच्छी तरह से उसे उबाल लेंगे। ठीक है, पिंड स्वेद विधि के द्वारा दूध की वाष्प में अच्छी तरह से उसे उबाल लेंगे। फिर उसकी गुठली को निकाल करके छाया शुष्क करके उसका चूर्ण बना लेंगे। फिर उस चूर्ण में 1000 आंवले के स्वरस की भावना देंगे। इसके पश्चात प्रक्षेप द्रव्य का चूर्ण करके उसे आंवले के चूर्ण के कुल वजन का 1/8 भाग यानी कि अष्टमांश आंवले के चूर्ण में मिला दें। फिर इसमें 1000 पल नागबला का जो स्वरस है उसकी भावना दे करके छाया में सुखा लेंगे। फिर इनमें दुगनी मात्रा में घृत मधु को मिला करके मिट्टी के घड़े में रख लेंगे और घड़े का जो मुख है उसे ढक्कन से बंद कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जमीन में एक गड्ढा खोद करके उसमें क्या है, राख बिछा करके घड़े में 15 दिन तक के उसमें रख दे रहना है। 15 दिन के पश्चात घड़े को निकाल करके उसमें समस्त जो चूर्ण है उसका 1/8 भाग स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह इस चूर्ण को मिला करके उसे सुरक्षित कर लेंगे। बात करें प्रयोग मात्रा के विषय में तो सामान्य जो मात्रा है वो कितना बताया गया है, 12 ग्राम यानी कि 1 तोला बताया गया है। अर्थात कूटी प्रवेशिक विधि द्वारा प्रातः काल में 12 ग्राम यानी कि 1 तोला से प्रारंभ करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और उतनी मात्रा में बढ़ाएं जिससे भोजन करने में कोई रुकावट ना हो। इसके लाभ क्या हैं द्वितीय ब्रह्म रसायन सेवन से, तो यह जो है आयु, बल, वर्ण, मेधा, स्मृति इनका वर्धन करते हैं, सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तथा अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनको नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, तो आयु, बल, वर्ण, मेधा, स्मृति का वर्धन करेगा, सत्व गुण की वृद्धि करेगा, अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। अतः ब्रह्म रसायन के नित्य सेवन से आयु, बल, वर्ण, मेधा, स्मृति आदि की वृद्धि होती है तथा शरीर में कोमल एवं सूर्य और चंद्र के समान कांति वाला हो जाता है और शरीर दीर्घायु तथा रोग रहित हो जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका हरितक्यादि रसायन। ठीक है, अपन ने प्रथम ब्रह्म रसायन बनाने का विधि देख लिया, द्वितीय ब्रह्म रसायन बनाने का विधि देख लिया। अब हम लोग आ गए हैं हरितक्यादि रसायन। तो हरितक्यादि रसायन के विषय में क्या बताया गया है, तो हरितक्यादि रसायन में क्वाथ द्रव्य के रूप में अपन क्या प्रयोग करेंगे, तो हरितकी, आंवला, बहड़ा तथा पांचों पंचमूल जैसे लघु पंचमूल, वृहत पंचमूल जो हमने प्रथम ब्रह्म रसायन में भी देखा था, पुनर्नवादि पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, तृण पंचमूल। ठीक है, तो यहाँ पर के पंचमूल अपन प्रयोग कर रहे हैं, पुनर्नवा, जीवनी और तृण। ठीक है, प्रक्षेप द्रव्य के रूप में अपन जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, पिपली और मुलेठी आदि अपन लेंगे। निर्माण विधि के विषय में बात करते हैं, तो निर्माण विधि में हरितकी, आंवला, बहड़ा पांचों पंचमूल को लेकर के क्वाथ बना लेंगे। तो निर्माण विधि में हरितकी, आंवला, बहड़ा पांचों पंचमूल को लेकर के क्वाथ बना लेंगे। इसके पश्चात प्रक्षेप द्रव्य का कल्क बना करके क्वाथ में मिला लेंगे। फिर इस क्वाथ को विदारी कंद के स्वरस तथा गाय के दूध और घृत के साथ में मंदाग्नि पर पाक करेंगे। पाक के उपरांत जो रसायन प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हरितक्यादि रसायन कहते हैं। ठीक है, इस रसायन का निर्माण विधि में क्वाथ, कल्क, स्वरस, दुग्ध, घृत का मान जो है वो नहीं लिखा गया, कितने अमाउंट में लेना है वो नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ सामान्य स्नेह पाक नियम के अनुसार ही मात्रा लेना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्रयोग मात्रा कितनी बताई गई है, तो प्रयोग मात्रा यहाँ पे बताया गया है 10 से 20 ग्राम। लाभ क्या है इसका, तो लाभ में बताया गया हरितक्यादि रसायन सेवन से निम्न लाभ होते हैं, शारीरिक बल की वृद्धि होती है, इंद्रिय बल की वृद्धि होती है, बुद्धि बल की वृद्धि होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के जो रोग है वो नष्ट करने वाला होता है। तो ये यहाँ पे लाभ बताया गया है। नेक्स्ट है हरितक्यादि योग। हरितक्यादि योग के विषय में बात करें तो घटक द्रव्य के अंतर्गत आंवले का चूर्ण 1 भाग लेंगे, लौह चूर्ण जो है वो 1/4 भाग लेंगे। तो घटक द्रव्य में आंवले का चूर्ण 1 भाग, लौह चूर्ण 1/4 भाग लेंगे। प्रक्षेप द्रव्य के रूप में अपन क्या लेंगे, तो हरितकी, आंवला, बहड़ा, सोठ, पिपली ये सभी प्रक्षेप द्रव्य लेंगे। निर्माण विधि के विषय में बात करें तो आंवले के स्वरस से 100 बार भावना दिए हुए आंवले के चूर्ण में 1/4 भाग लौह चूर्ण मिलाकर रख लें। फिर प्रक्षेप द्रव्य का कल्क बनाकर उस कल्क से दूध को सिद्ध करके
उसमें घृत निकाल लें, सॉरी घृत मिला लें। ठीक है, तो घृत मिला करके उस घृत को आंवले के चूर्ण में मधु के साथ में मिला करके कुटी प्रवेशिक विधि द्वारा प्रातःकाल सेवन करें। तो ये क्या है, इसका निर्माण विधि है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आंवले के स्वरस में 100 बार भाव न दिए। ठीक है, और आंवले के चूर्ण में 1/4 भाग लौह चूर्ण मिला दिए। उसमें प्रक्षेप द्रव्य का कल्क बना करके उस कल्क से दूध को सिद्ध करके उसमें घृत वगैरह मिला दिए। फिर उस घृत को आंवले के चूर्ण में मधु के साथ में मिला करके कुटी प्रवेशिक द्वारा मॉर्निंग में सेवन करना है। प्रयोग मात्रा कितना बताया गया है, तो 12 ग्राम जो है इसका प्रयोग मात्रा, मतलब 1 कड़श या 1 तोलापन बोल सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो हरितक्यादि योग के निम्न लाभ हैं, जैसे कि वृद्धावस्था का नाश कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मनुष्य दीर्घायु होता है, शारीरिक बल की वृद्धि होती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ इंद्रियों के बल की वृद्धि होना, अपने अपने विषयों में अच्छे से कार्य करना, तो इंद्रियों के बल की वृद्धि होती है, वो अपने अपने विषयों से अच्छे कार्य करते हैं। श्वास का आदि जो रोग है उसका नाश करते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। फिर आम्लक रसायन के विषय में बात करते हैं। तो आम्लक रसायन का घटक कौन सा है। ठीक है, तो आम्लक रसायन के लिए अपन जो है घटक द्रव्य के रूप में अपने को चाहिए आंवला हरितकी, आंवला विभीतिकी, हरितकी विभीतिकी, इसके अलावा हरितकी विभीतिकी और आम्लकी। ठीक है, इस प्रकार से अपने को चाहिए रहते हैं। इन चारों योगों में से किसी एक योग को लेकर के उसे क्या करेंगे, पलाश की छाल से लपेट करके उस पर 1 अंगुल मोटी मिट्टी का लेप लगा करके उसे सुखा लेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये चारों अपन जो कंपाउंड बनाए हैं, योग बनाए हैं, उनमें से कोई एक योग को ले रहे हैं, उसके ऊपर पलाश की छाल का लपेट रहे हैं और 1 अंगुल मोटी मिट्टी का लेप लगा करके उसे सुखा ले रहे हैं। फिर उसे गोहरी की जो आग है उस पर पाक करेंगे, उसमें गुठलियों को निकाल करके फेंक देंगे। फिर उनको 1000 पल की मात्रा में ले करके कूट लेंगे और कल्क बना करके फिर उस कल्क में उतनी ही मात्रा में घृत, दही, मधु, तिल, कल्क मिला करके कुटी प्रवेशिक विधि द्वारा उसका सेवन किया जाता है। तो इस प्रकार से आम्लक रसायन का निर्माण किया जाता है। प्रयोग मात्रा के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रयोग जो मात्रा है, वो सामान्य जो मात्रा है वो आपका 12 ग्राम बताया गया है। और इस रसायन का सेवन करते समय अन्न का सेवन नहीं करना है। ठीक है, भूख लगने पर दूध का सेवन करना है। तो इस रसायन का सेवन करते हुए अपने को अन्न का सेवन नहीं करना है, दूध का सेवन करना है भूख लगने पर। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स हैं, आम्लक रसायन का सेवन करने से निम्न लाभ होते हैं, जैसे वृद्धावस्था का नाश हो जाता है, मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है, शारीरिक बल की वृद्धि होती है, इंद्रियों के बल की वृद्धि होती है, मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। तो ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है आपका च्यवनप्राश रसायन। ठीक है, तो च्यवनप्राश रसायन को अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ तक का आपका जो है ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। और इसका मैंने पासवर्ड आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड अपन रखेंगे वो आम्लक रखेंगे। ठीक है, इतना ही आपको टाइप करना है PDF को ओपन करने के लिए। तो ये आपका इतना तक का जो PDF हो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आगे कंटिन्यूशन अपन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।